क्या है स्टूडेंट्स? ये चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी है। तो फिर कैपेसिटर जो है, हम क्या चाह रहे हैं कि चार्ज को देने की ईज हो, है ना? वो ईज कब मिलेगी? अच्छा, प्लेट बोलते ही दिमाग में या तो आती है सर्कुलर शेप या रेक्टेंगल। तो आप अभी के लिए मान लीजिए कि ये व्हाट इफ देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन द प्लेट्स। तो इस बार प्लेट्स के बीच में क्या है स्टूडेंट्स? अच्छा, इसके लिए मैं कहूंगा कि एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड ही रिवाइज कर लेते हैं फिर से, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए हमें गॉसियन सिलेंडर लेना पड़ेगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ होडू एकेडमी फिजिक्स। स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारी बातें ऑलरेडी कर ली है। क्लास 12th फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो सबसे बड़ी यूनिट है वो हमने स्टार्ट कर दी और अब हम लगभग इसके कंक्लूडिंग पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। पुराने सारे कॉन्सेप्ट्स आई होप आपने पक्के कर लिए हैं। तो अब जो हमने बात लास्ट क्लास में करी थी स्टूडेंट्स, वो थी कैपेसिटेंस के बारे में। बहुत ही फ्रेश टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो कैपेसिटेंस से आते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कैपेसिटर्स, राइट? तो कैपेसिटेंस, अगर ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इज बेसिकली द चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी। क्या है स्टूडेंट्स? ये चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी है। तो फिर कैपेसिटर जो है वो उसी से मिलता जुलता कुछ होने वाला है, यानी अब वो डिवाइस है। क्या है स्टूडेंट्स? वो डिवाइस है जो ये काम हमको करके देगा, राइट? यानी चार्ज स्टोर करके देगा। क्यों इसकी जरूरत पड़ती है अप्लायंसेस में? क्यों हमें चार्ज स्टोर करना है? क्या मतलब है कैपेसिटिव टच स्क्रीन का? फैंस में, इन सब में आप सुनते आए कंडेंसर। तो ये जो कैपेसिटर, कंडेंसर, ये क्या करता है हमारे लिए, ये तो हम पूरा आज नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अप्लायंसेस ऑल्टरनेटिंग करंट पे भी बेस्ड होते हैं। किस पे बेस्ड होते हैं स्टूडेंट्स? ऑल्टरनेटिंग करंट। वहां इसका कुछ अलग ही फॉर्म है, वहां इसका कुछ अलग ही यूटिलिटी है। तो आज की क्लास में तो आप बस सोच ऐसे रखिए कि ठीक है, ये अप्लायंस, ये डिवाइस कुछ ऐसा बनाया गया है कि आराम से चार्ज स्टोर कर सके, एक्सेप्ट कर सके। कैसे कर पाएगा ये? जल्दी से पता करते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए कैपेसिटर्स, राइट? तो जब मैं कह रहा हूं स्टूडेंट्स की ये चार्ज स्टोर करने के लिए बना है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जो चार्ज स्टोर करने के लिए बना है, तो आप बोलोगे सर चार्ज तो हर कोई स्टोर कर लेगा, हर कंडक्टर स्टोर कर लेगा चार्ज, आप उसको देते जाओ, वो चार्ज एक्सेप्ट करता जाएगा। पर लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके कि C होता है हमारा Q बाय V। क्या होता है स्टूडेंट्स? Q बाय V। तो फिर कोई मतलब नहीं है अगर V बढ़ गया तो फिर कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, क्योंकि अगर पोटेंशियल बढ़ गया तो किसी भी चीज को चार्ज देना मुश्किल होगा। हम क्या चाह रहे हैं कि चार्ज को देने की ईज हो, है ना? वो ईज कब मिलेगी? तो आप बोलोगे वो ईज तो तभी मिलेगी जब हम साइज बढ़ा रख ले कंडक्टर का। अब साइज बढ़ा रख ले तो वो आराम से चार्ज स्टोर कर लेगा, क्योंकि उसका पोटेंशियल कम रहेगा। पर साइज बढ़ा करके अगर आप चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी बढ़ा रहे हैं तो इसके तो नुकसान ज्यादा हैं फायदे से, क्योंकि उससे आपका जो अप्लायंस है वो बल्कि हो जाएगा। तो आजकल तो जहां सारे अप्लायंसेस कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं, किसी भी डिवाइस जो आप अप्लायंस में लगाने वाले हैं उसको अगर आप बल्कि रखेंगे, उसको आप बड़े साइज का रखेंगे, तो वो कोई मतलब का नहीं है फिर बात। तो हमें कुछ ऐसा कर दिखाना है कि साइज भी ना बढ़े और फिर भी कैपेसिटेंस बढ़ जाए। तो यार ये कैसे होगा? इसीलिए हमने इसकी डेफिनेशन कैसे लिखी? इट इज एन अरेंजमेंट और सिस्टम दैट कैन स्टोर मोर चार्ज while keeping its size small। या फिर मैं इसको ऐसे कहूंगा, इट कैन स्टोर मोर चार्ज एज कंपेयर्ड टू अ कंडक्टर ऑफ सेम फिजिकल डायमेंशन। यानी अगर कंपटीशन कराया जाए तो ये एक कंडक्टर को पीछे कर देगा और उतने ही साइज के कंडक्टर को से बहुत गुना ज्यादा चार्ज स्टोर कर लेगा। तो यार ये कैसे होगा सर? फिर कैसे हम उसी कंडक्टर को अब ज्यादा एबल बना देंगे? तो इसका प्रिंसिपल क्या है? तो आप देख रहे होंगे ये ऐसी कुछ शेप्स आपने देखी भी होगी, जैसी मैंने पिछली स्लाइड पे भी बना रखी थी, दिखा रखी थी आपको। ये सब कैपेसिटर्स के अलग अलग शेप्स हैं। तो ये शेप क्या है, ये कैसे हो रहा है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है? तो एक सिंपल सी बात लिखता हूं,
the charge storing ability of a conductor can be enhanced by bringing another earth conductor in the vicinity ऑफ द गिवन कंडक्टर। आप बोलोगे सर ये क्या लिखे जा रहे हो, कुछ समझ ही नहीं है ये बात। अरे ये समझने के लिए तो आज की क्लास है कि हम ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी बढ़ जाए और साइज भी ना बढ़ाना पड़े। तो हम कहेंगे कि यार किसी भी कंडक्टर की चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी को हम खूब बढ़ा देंगे अगर हम उसके आसपास एक और आप ऐसे कहिए कंडक्टर ले आए, तो एक हेल्पर ले आए, तो एक असिस्टेंट ले आए, तो एक और एक 11 वाली बात है। ये दूसरा आ गया पास में इसके, और इसने इसकी ताकत को बहुत गुना एम्पलीफाई कर दिया चार्ज स्टोरिंग की। अब मैंने यहाँ पे लिखा है अर्थ कंडक्टर, तो बेसिकली ये अर्थ वर्ड जो है ये सिर्फ एक सिंबॉलिक वर्ड है कि कोई ऐसा कंडक्टर ले आओ जो दूसरा चार्ज भी दे सके उसको। क्या मतलब है सर इस बात का, अभी समझाता हूं। पहले 3 शेप्स की बात कर लेते हैं। पहला जो हमें पढ़ना है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप खुद ही समझ गए होगे नाम से ही, 2 पैरेलल प्लेट्स की यहाँ पे बात होने जा रही है। दूसरा है स्फेरिकल कैपेसिटर, इसमें कहीं ना कहीं स्फेयर्स को हम यूज करने वाले हैं, स्फेरिकल शेप को। और तीसरा है सिलेंड्रिकल। सब कुछ लिखिए जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो जो नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे वो क्या है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे ये काम हमको करके देगा। तो मैं अब क्या करता हूं, यहां पे अर्थिंग शो कर देता हूं। तो यहां पे मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, अर्थिंग शो कर दी, यानी इसको कोई भी चार्ज दे सकता है। अर्थ कितना भी चार्ज दे सकती है, ले सकती है, पर इसकी जगह हो सकता है बैटरी ही हो, बैटरी का ही एक टर्मिनल हो। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, प्लेट है। अच्छा, प्लेट बोलते ही दिमाग में या तो आती है सर्कुलर शेप या रेक्टेंगल। तो आप अभी के लिए मान लीजिए कि ये जो है बेसिकली एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, एक कंडक्टर है रेक्टेंगल की शेप का, जिसकी लेंथ है L और ब्रेड्थ है B। और इसके सामने आपने आइडेंटिकल प्लेट रख दी, जैसे मेरे 2 हाथ हैं, इनको आप मान सकते हो कि ये 2 पैरेलल प्लेट्स हैं। अच्छा, अब हम इसको चार्ज दे रहे हैं, उसकी वजह से इस पे चार्ज डेंसिटी आ गई प्लस सिग्मा, और इसको चार्ज अपने आप अर्थ दे देगी इंड्यूस करा के, और कितना चार्ज डेंसिटी आ गई इस पे, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया माइनस सिग्मा। अगर आप चाहो तो मैं इसका फ्रंट व्यू बना के दिखा देता हूं आपको। तो फ्रंट व्यू इसका ऐसा दिखेगा कि भाई ये हो गया प्लस सिग्मा और ये हो गया माइनस सिग्मा। तो फ्रंट व्यू जब आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली बात तो आपको ये प्लेट है ना एक रॉड के फॉर्म में दिखेगी। अरे किसके फॉर्म में दिखेगी, रॉड, क्योंकि आप सीधे ऐसे देख रहे हैं तो आपको मेरे हाथ को सिर्फ एक लाइन की तरह दिख रहा है, पर है तो वो प्लेट। तो वो उसका जो इनर डायमेंशन है, जो बी है, वो बोर्ड के अंदर है। अच्छा, यहां पे आपने इसको अर्थ कर दिया, ठीक है, और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देयरफॉर इंड्यूस करवा दी या प्रोड्यूस करवा दी, वो कितनी है बोलिए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कितनी है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसके पोटेंशियल को अपन ने 0 बोल दिया, और अब ये है इसका पोटेंशियल। तो V कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, या डेल्टा V कैसे लिखेंगे, सबको आना चाहिए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर। डेल्टा V जो है वो क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फाइनल पोटेंशियल V है, इनिशियल पोटेंशियल 0 है, E की जगह क्या लिख दूं मैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी आर कॉस 180। कॉस 180 क्यों लिख रहे हो सर, अरे भाई E का डायरेक्शन इधर है और हम इधर आ रहे हैं, तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 180। तो ये माइनस और 180 हो गया कैंसिल, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया। सिंपल सी मैथ्स चल रही है, किसका इंटीग्रेशन बचा, डी आर का। अब बात आती है लिमिट्स की। तो लिमिट्स के लिए मैं कहूंगा कि मान लेते हैं दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, डी। दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी। तो ये लिमिट्स जो आएगी वो 0 से लेके डी तक आएगी। तो डी आर का इंटीग्रेशन होगा आर, तो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अच्छा, तो जैसे ही आ गया तो V क्या हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि लिमिट 0 से लेके D तक है।
तो इससे क्या अचीव कर लिया हमने, अरे हमने V लिख के दिखा दिया। अब C को आप चाहो तो Q/A लिख दो। C को क्या लिख दो स्टूडेंट्स, Q/A। तो जब हमने ये सब कर दिखाया तो C क्या आ गया बोलो, Q/V। C क्या होता है स्टूडेंट्स, Q/V, और वो कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A/D। ये डिजाइन ही ऐसा दिया है हमने कि हम ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाए, तो हम कोशिश करेंगे कि जितना इस चीज को एम्पलीफाई कर सके। C प्रोपोर्शनल टू एरिया है, तो जितना ज्यादा एरिया की प्लेट्स लोगे कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा होगी। अच्छा, C D के क्या है बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी ये प्लेट इस प्लेट के जितना पास लाके रखोगे, यानी इस डिस्टेंस D को जितना कम रखोगे उतनी ही ज्यादा कैपेसिटेंस अचीव होगी। क्योंकि अगर प्लेट्स को पास लाओगे तो ये माइनस प्लस को पोटेंशियल में लो रख देगा ना। यही तो आइडिया है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। अब सवाल ये उठता है, ऐसा क्यों हुआ कि ये हेल्पर प्लेट के आने से कैपेसिटेंस इनहैंस हो गई। सर ये क्या चल रहा है, अरे भाई जब ये माइनस प्लेट आ गई, अब आप कंपेयर करो, मान लो आप खाली यहां पे एक प्लस सिग्मा देते, यानी ये सिंगल प्लेट है, और इसके पास आप माइनस ले आए, तो माइनस क्या करेगी, पोटेंशियल को बार बार लो ले जाएगी, और पोटेंशियल को लो ले जाएगी तो अब अगर आप इसको चार्ज दे रहे हो मान लो सपोजिटली, और इसको चार्ज दे रहे हो, तो किसको चार्ज देना ज्यादा इजी लगेगा, तो आप बोलोगे इसको, क्योंकि पोटेंशियल चल रहा है लो। इसमें पोटेंशियल खट से बढ़ गया क्योंकि इसको सपोर्ट करने के लिए वो माइनस चार्ज आने वाला नहीं है। यहां तो क्या है, आपने जैसे ही प्लस दिया माइनस आ गया, फिर प्लस दिया माइनस आ गया, तो पोटेंशियल को कोई दबा के रखने वाला आ गया। और इसीलिए आपको चार्ज देना इजी लग रहा है, क्योंकि अब अगर ये सारे प्लस प्लस के दुश्मन है तो माइनस के आने से थोड़े दोस्त मिल गए, तो दोस्त मिल गए, तो अब कोई नया प्लस आता है तो उसको दुश्मन के अलावा सामने दोस्त भी दिखते हैं, तो उसको आने में तकलीफ थोड़ी कम है। जबकि यहां तो उसको हमेशा ही हॉस्टाइल एनवायरनमेंट ही मिल रहा है कि खाली प्लस ही है, तो फिर वैसी वाली बात है। इसलिए चार्ज देना यहां आसान है और कंपैरेटिवली यहां थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई, कैसे हमने डिराइव किया। डेरिवेशन आपको इसका जरूर आना चाहिए, इजी भी है और लॉजिकल भी है। तो अगर डेरिवेशन पूछे चाहे ना पूछे, मैं तो हमेशा कहता हूं फॉर्मूला आया कैसे वो समझना बहुत जरूरी है, तभी आप उसको न्यूमेरिकल्स में भी ढंग से अप्लाई कर पाओगे। राइट, इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो नेक्स्ट बात हमें करनी है वो है कि व्हाट इफ देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन द प्लेट्स। तो इस बार प्लेट्स के बीच में क्या है स्टूडेंट्स, डाइलेक्ट्रिक है, यानी कोई और मीडियम है। तो आप बोलोगे देयर इज नॉट मच चेंज नाउ, बस अब आप E को लिखोगे जो बीच में है सिग्मा बाय एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखोगे स्टूडेंट्स आप, एप्सिलॉन। तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। आई होप आप समझते हो, डाइलेक्ट्रिक्स में हमने इसकी बात की है। एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जो आपका V आएगा स्टूडेंट्स, तो अभी अभी हमने देखा था V किसके बराबर होता है, E इंटू डी। अब वो E जो है वो लिखा जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी, यानी कि V क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी। तो ये क्या चल रहा है, हम सीधे वो स्टेप फॉलो करते जा रहे हैं, और C जो है वो हमारा Q बाय V हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, यानी जो कैपेसिटेंस आ जाएगी वो आ जाएगी एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। तो ऐसा कहा जा सकता है कि पिछले से कंपैरिजन करें तो डाइलेक्ट्रिक के आने से तो फायदा ही है ना, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक आपने पढ़ा ही है, हमने पिछली से पिछली क्लास में देखा ही था, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को डाइल्यूट कर देता है, उसको कम कर देता है, कंप्रेस कर देता है। तो अगर ऐसा है तो C जो है हमारा वो अब एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ गया ना, जहां पे एप्सिलॉन आर क्या है, तो आप बोलोगे इसको आप बोल सकते हो रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोल सकते हो स्टूडेंट्स, रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर आप इसको एक और नाम से जानते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किस नाम से बोल सकते हो इसको आप, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। राइट स्टूडेंट्स, तो ये किसकी बात हो गई, अगर डाइलेक्ट्रिक है। अच्छा, अभी हमने मान लिया कि पूरे ही स्पेस में डाइलेक्ट्रिक है। व्हाट इफ डाइलेक्ट्रिक है पर वो कंप्लीटली फिल नहीं कर रहा स्पेस को, यानी पार्शियल डाइलेक्ट्रिक जैसा कोई सीन है, यानी डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस T है जबकि प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D है,
तो आप बोलोगे सर डाइलेक्ट्रिक यहाँ तो मौजूद ही नहीं है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी, पर जो बीच वाला रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होगी। तो ठीक है ना, हम इसी एक्सप्रेशन को दो टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तो V था हमारा E इंटू डी, तो वो होगा अभी भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट E हो गया, पर अब उसमें D की जगह क्या आएगा, D माइनस टी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैक्यूम में है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो वैक्यूम कितने डिस्टेंस में है, D में से T माइनस कर दो, और T में क्या है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू टी। अब ये V क्या हो गया स्टूडेंट्स, तो आप बोलोगे सर सिग्मा को तो खट से आप Q बाय ए लिख दीजिए जैसा आप अभी तक करते आए हैं, और यहां बच गया D माइनस टी प्लस टी बाय एप्सिलॉन आर। तो जो हमारा C है, जो हमारा Q बाय V है, वो क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाय एप्सिलॉन आर। ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गया कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच हैज अ टी थिकनेस डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन। और अगर मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक हुए, या मैं कहता हूं इसी में देखो, अगर आप टी को डी के बराबर डाल दो, क्या करो स्टूडेंट्स, टी को डी के बराबर डाल दो, यानी पूरे डाइलेक्ट्रिक को मान लो प्लेट्स के बीच में, तो टी को डी के बराबर डालते ही डी से डी क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी तो आ जाएगा, यानी ये एक्सप्रेशन आता है, तो ये भी तो उसी का सब केस हो गया। और कल को टी को जीरो डाल दो तो डाइलेक्ट्रिक छू मंतर, डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं, टी जीरो डाल दिया तो टी जीरो डालते ही फिर ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जो कि हमारा पिछला केस था जब डाइलेक्ट्रिक था ही नहीं, कोई बात ही नहीं थी डाइलेक्ट्रिक की। अच्छा, इफ मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स आर प्रेजेंट, अरे क्या है स्टूडेंट्स, मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स आर प्रेजेंट, तो क्या होगा, तो अरे सर कितने डाइलेक्ट्रिक, मैं कहता हूं एन डाइलेक्ट्रिक, तो फिर कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस लेट्स से T1 प्लस T2 प्लस एन सो ऑन Tn प्लस T1 बाय एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बाय एप्सिलॉन R2 प्लस एन सो ऑन Tn बाय एप्सिलॉन Rn। तो ये हमारा क्या हो गया, अगर डाइलेक्ट्रिक्स है और मल्टीपल फॉर्म में है, एक T1 का, एक T2 का, एक T3 का एंड Tn, तो कुछ इस तरीके से आंसर आने वाला है। कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है, एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक कैपेसिटर है, वो एक प्लेट है पर दूसरी प्लेट को स्टेयर लाइक शेप दे दी, तो दूसरी प्लेट को स्टेयर लाइक शेप दे दी, तो ये एरिया a/3 हो गया, ये एरिया भी a/3 हो गया, और ये एरिया भी a/3। तो ऐसे ही तो हम करते हैं फिजिक्स में कि कोई ना कोई वेरिएशन डाल देते हैं। तो अभी आप सीधे जो फॉर्मूला लगा रहे थे अब वो एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, यहां तो डिस्टेंस d है, अब यहां डिस्टेंस कितना हो गया सर, ये तो अब d प्लस b हो गया। अच्छा, हर स्टेयर की हाइट अगर b है तो ये d प्लस एक और बार b जुड़ गया तो d प्लस 2b हो गया। तो जो कैपेसिटेंस आ गया वो क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, और ये इसके साथ है, यानी इस प्लेट को भी आप a/3 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 में तोड़ लो। तो d बदल रहा है इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। और देखो फिजिक्स में मुश्किल सवाल या वेरिएशन डालने का तरीका ही है, मतलब मुश्किल सवाल बनाने का तरीका ही है कि नॉर्मल से कुछ वेरिएशन डाल दो। तो अब ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a/3 अपॉन डी, ये तो पहला पार्ट हो गया। फिर दूसरे पार्ट के लिए क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a/3 अपॉन डी प्लस बी, और फिर तीसरे पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर एप्सिलॉन नॉट a/3 अपॉन डी प्लस 2b। यानी इस तरीके से हमारे को ओवरऑल कैपेसिटेंस मिल जानी चाहिए। और इसमें और मुश्किल बनाना है तो ये लो फिर और वेरिएशन, ये लो कि यहां से मान लो d है और यहां 3d हो जाता है, ये तो d है और ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स 3d। इसका मतलब क्या हो रहा है कि स्टेयर की जगह इस बार रैंप दे दिया। अरे तो अब रैंप दे दिया तो अब सीधे तो फॉर्मूला लगेगा नहीं एप्सिलॉन नॉट a/d, क्योंकि d ही बदल रहा है। तो ऐसे में तो हम वही करते हैं ना, एक स्मॉल पार्ट ले लेते हैं और उसकी थिकनेस मान लो dx लिख देंगे, और उस स्मॉल पार्ट की कैपेसिटेंस लिखेंगे dc, और फिर उसको इंटीग्रेट करके हम ओवरऑल कैपेसिटेंस, ये सब हमको सीखना है, ये सब हमको करने हैं। ये तो मिसलेनियस प्रॉब्लम्स जब हम करेंगे लास्ट में तब ये सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। मैं तो आपको एक आइडिया दे रहा था। या दूसरा वेरिएशन
कि कल को आप वेरिएशन ऐसे ही ला दो कि चलो डाइलेक्ट्रिक तो है बीच में जैसा अभी हो रहा था, पर वो डाइलेक्ट्रिक कैसे है, वो डाइलेक्ट्रिक लेट्स से ऐसे है कि उसका यहाँ पे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नॉट है और यहाँ पहुंचते पहुंचते वो कितना हो गया 3k0। यानी कि अगर ये डिस्टेंस d है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट खुद ही वेरी कर गया। कैसे वेरी कर गया, वही k0 प्लस 2k0 अपॉन d इंटू एक्स। ऐसा कुछ हो गया ना कि भाई x 0 डालोगे तो k0 हो गया और x d डालोगे तो 3k0 हो गया। यानी डाइलेक्ट्रिक के अंदर उसके कांस्टेंट के अंदर वेरिएशन आ रहा है जैसे जैसे आप x के साथ आगे बढ़ रहे हो, तो फिर आपको वही काम करना पड़ेगा, स्मॉल पार्ट लेके फिर थोड़ा सा उसमें अरेंजमेंट देखना पड़ेगा कि भाई एक स्मॉल पार्ट लेते हैं, उसकी कैपेसिटेंस लिखेंगे, उसके अंदर जो कैपेसिटेंस लिखेंगे वो उसके हिसाब से लिखेंगे। मान लो कि एप्सिलॉन नॉट ए बाय जो भी इसका dx है डिस्टेंस, और फिर आपको देखना पड़ेगा कि कैसे c को या 1/c को dc को इंटीग्रेट करना है। ये सब तो आगे की बात है, मैं तो आपको बता रहा था कि भाई ऐसे ऐसे वेरिएशन भी आ सकते हैं। ये तो एक सिंपल केस था कि मैंने आपको कह दिया a/3 तीन टुकड़ों में ये टूट गया। इसको कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो नेक्स्ट बात अब हम करेंगे वो है स्फेरिकल शेप की। तो स्फेरिकल शेप के लिए मैं फिर कहूंगा भाई पुराने कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं कि नहीं आते, कॉन्सेंट्रिक शेल्स वाले जो अपन ने क्वेश्चंस किए वो नहीं आते तो फिर अब कोई मतलब नहीं रहेगा इसका, क्योंकि आपको वो सब कॉन्सेप्ट्स तो यूज करने ही है। अब मान लीजिए इस पे प्लस क्यू है तो यहां क्या इंड्यूस हो जाएगा, आप बोलोगे सर माइनस क्यू, वैसे इसकी गारंटी नहीं है, इसको प्रूव करना पड़ेगा। मान लो कितना इंड्यूस हुआ क्यू डैश, तो आप लिखोगे पोटेंशियल ऑफ शेल बी वो क्या होगा के क्यू अपॉन बी इस चार्ज की वजह से, और के क्यू डैश अपॉन बी इसके खुद की वजह से। तो हमने क्या किया, इसका पोटेंशियल लिखा और क्योंकि ये अर्थ है तो इसको क्या पुट कर दिया स्टूडेंट्स, जीरो पुट कर दिया। अब जैसे ही जीरो पुट किया तो क्यू डैश क्या आ गया सर, ये तो माइनस क्यू आ गया। अब माइनस क्यू आ गया इसका मतलब अगर आपने इसको प्लस क्यू दिया तो बदले में ये यहां अर्थ इस पे कितना चार्ज भेज देगी, आंसर है माइनस क्यू। अब हमें इसका पोटेंशियल लिखना है ए का जिसको हम चार्ज दे रहे हैं, तो वो क्या होगा के क्यू अपॉन ए खुद का खुद की वजह से प्लस के माइनस क्यू अपॉन बी इसकी वजह से यहां का पोटेंशियल। अब ये सब हमने देखो पहले सीख लिया है तो मैं अब उसमें वापस टाइम नहीं वेस्ट कर सकता। इसका मतलब मैं ये मान रहा हूं कि आपको कॉन्सेंट्रिक शेल्स के पोटेंशियल लिखने तो आते ही हैं। तो के क्यू इंटू 1/a माइनस 1/b। अब फिर यहां से q बाय v क्या बन गया c, तो वो c क्या बन गया स्टूडेंट्स 1/k इंटू 1/a माइनस 1/b। तो c क्या बन गया स्टूडेंट्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1/b। यानी c क्या बन गया स्टूडेंट्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ab अपॉन b माइनस, क्या बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ab अपॉन b माइनस a। बन गया कि नहीं बन गया, इजी है? हाँ सर इजी है और रिलेटेबल भी है। क्यों रिलेटेबल है कि यानी b और a में जितना डिफरेंस ज्यादा है यानी प्लेट्स एक दूसरे से उतना ही दूर है तो फिर कैपेसिटेंस कम है, और b और a अगर पास पास है यानी b और a की वैल्यूज अगर पास पास है तो दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पास पास है और उस केस में कैपेसिटेंस ज्यादा है क्योंकि माइनस प्लस को उतना ही पोटेंशियल में लो कर देगा और पोटेंशियल को लो कर देना मतलब कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये किसकी कैपेसिटेंस हमने डिराइव की, तो आप बोलोगे सर स्फेरिकल की, पर उसमें स्पेशल केस कौन सा है जब आउटर प्लेट को अर्थ किया, आउटर शेल को अर्थ किया। अब इनर को अर्थ करेंगे, पहले इसको लिखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं इनर शेल को अर्थ। तो अब इनर शेल को अर्थ करेंगे तो इस बार हम मान लेते हैं कि अगर हमने इसको क्यू चार्ज दिया तो इस पे क्या इंड्यूस हुआ, पहली बात तो क्यू डैश। तो अब हम पोटेंशियल लिखेंगे अंदर वाले का, तो खुद की वजह से हो जाएगा के क्यू डैश अपॉन ए और बाहर वाले की वजह से हो जाएगा के क्यू अपॉन बी। और इसको हम क्या करते हैं जीरो पुट कर देते हैं तो क्यू डैश क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस क्यू ए अपॉन बी। यानी इस बार ये जरूरी नहीं है कि आपने अगर इसको प्लस क्यू दिया तो इस पे माइनस क्यू ही इंड्यूस होगा, इस पे क्या इंड्यूस हो जाएगा माइनस क्यू ए बाई बी।
तो अब हमें बाहर वाले का पोटेंशियल लिखना है जिसको हमने चार्ज दिया, तो मान लेते हैं V, तो वो क्या होगा के क्यू डैश अपॉन बी प्लस के क्यू अपॉन बी, यानी V क्या हो जाएगा K बाय बी कॉमन, और Q डैश की जगह आप क्या लिख दोगे माइनस क्यू ए अपॉन बी प्लस Q। सब कुछ सही चल रहा है स्टूडेंट्स? आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखो ये सब स्फेरिकल कैपेसिटर के जो डेरिवेशंस है ये बोर्ड एग्जाम में तो अक्सर नहीं पूछे जाते, पर फिर भी मैं कहता हूं कि इसको भी आप एक क्वेश्चन की तरह लीजिए कि ओके फाइन, आई हैव टू फाइंड द पोटेंशियल, व्हाट इज द बिग डील। अगर इसको अर्थ कर दिया तो ऐसे अर्थिंग के क्वेश्चंस तो हमने किए ही है ना, तो वो तो आपको आने ही चाहिए। नहीं आ रहे इसका मतलब आपको उस क्लास को वापस देखना पड़ेगा। चलिए, तो V क्या हो गया स्टूडेंट्स के क्यू, और B तो कॉमन आ गया, यहां क्या बच गया 1 माइनस ए बाय बी। तो C क्या होगा हमारा सर, वो तो Q बाय V होता है, तो C क्या होगा हमारा, तो अगर Q बाय V कर दूं तो ये आ जाएगा K या Q बाय V, तो यानी 1 अपॉन K अपॉन B इंटू 1 माइनस ए बाय बी। और अब वापस K को अगर मैंने जैसे पहले भी लिखा था कि 1 अपॉन K को अपन क्या लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन K को अपन क्या लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वही चीज अगर हम यहां कर दें तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B अपॉन B माइनस A, और एक और B ऊपर चला गया तो ये हो गया B स्क्वायर, यानी ये हो गई कैपेसिटेंस। अगर किसको हमने अर्थ किया है स्टूडेंट्स, अगर हमने इनर शेल को अर्थ किया तो बात कुछ और है, आउटर को अर्थ किया तो बात कुछ और है। इसको कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो नेक्स्ट बात हमें करनी है वो है सिलेंड्रिकल शेप की। अच्छा, इसके लिए मैं कहूंगा कि एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड ही रिवाइज कर लेते हैं फिर से, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए हमें गॉसियन सिलेंडर लेना पड़ेगा और r डिस्टेंस पे हमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। और हमने क्या किया है, हमने अंदर वाले को चार्ज देना शुरू कर दिया, बाहर वाली को नेगेटिव प्लेट चार्ज देगी बैटरी की या फिर अर्थ चार्ज देगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे सबसे पहले तो गॉस थ्योरम, दैट इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब E डॉट ds क्या होगा, तो आप समझते ही हो 2 पाई RL, तो अगर L इसकी लेंथ है और R इस गॉसियन सिलेंडर का रेडियस है, तो इन दोनों से तो फ्लक्स पास होगा नहीं, फ्लक्स सिर्फ कर्व्ड सरफेस से पास होगा। और क्यों, ये सब हम पहले कर चुके जब हमने लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो अब ये होना भी चाहिए, मतलब अब जब मैं पढ़ा रहा हूं और मैं पहले कुछ पढ़ा चुका हूं तो फिर उसको वापस डिस्कस करेंगे तो हम दोनों का ही मल्टीपल टाइम वेस्ट है। ठीक है, उस दौरान हम उल्टा कुछ और क्वेश्चंस कर सकते थे। अब Q एनक्लोज किसके बराबर है Q, तो E क्या आ गया स्टूडेंट्स Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL। अच्छा, ये आ गया E। अब अगर ये E आ गया, ये वेरिएबल है, तो डेल्टा V निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। क्या करना पड़ेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। इसको इनिशियल ले लिया, इसको फाइनल ले लिया, तो डेल्टा V हो गया V माइनस 0, E की जगह क्या लिख दूं स्टूडेंट्स Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL। ठीक है, और dr और cos 0 क्यों, क्योंकि E भी रेडियली आउटवर्ड है और dr वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड है। अच्छा, लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, अरे सर आपने इधर से इधर गए हो, यानी लिमिट जाएगी r की वैल्यू b से लेके r की वैल्यू a, तो v क्या हो जाएगा, तो माइनस क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, और किसका इंटीग्रेशन बचा dr अपॉन r, तो वो क्या हो जाएगा ln r। सीधे लिख दूं 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन क्या होता है ln r, log बेस e r। ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, b से लेके a तक। मैं तो कह रहा हूं माइनस एडजस्ट कर दो और लिमिट उल्टा कर दो, यानी ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L माइनस अंदर भेज दूं तो हो जाएगा ln b माइनस ln a, और ln b माइनस ln a क्या हो गया आपका स्टूडेंट्स q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln b बाय a। अब c आपका क्या होगा q बाय v, तो वो क्या आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln b बाय a। तो ये आपकी कैपेसिटेंस आ गई किसकी स्टूडेंट्स, ये कैपेसिटेंस आ गई आपकी सिलेंड्रिकल
शेल सिलेंड्रिकल शेप की या शेल की, जिसमें एक शेल एक सिलेंडर का रेडियस है a और आउटर वाले का रेडियस है b, तो क्या ये 2 पाई ऑफ कोर्स l के प्रोपोर्शनल है, यानी जितना लंबा सिलेंडर होगा कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा होगी, और b बाय a के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लॉग बेस e है ये स्टूडेंट्स, 10 नहीं है। कॉपी करिए इसको, फिर आगे एक और बात करते हैं आज की क्लास खत्म करने से पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है एनर्जी स्टोर्ड की। तो आप बोलोगे सर एनर्जी स्टोर्ड की बात तो हम पहले ही कर चुके हैं, पर अब ये थोड़ी कैपेसिटर के कॉन्टेक्स्ट में। कैसे कर चुके थे? तो आप बोलोगे सर एक तो हमने लिखा था इसको हाफ सी वी स्क्वायर, काफी लंबा डिस्कशन हुआ था हमारा इस पे। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, अच्छा ये किसका एक्सप्रेशन है बोलिए, एनर्जी का एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, एनर्जी का। और अच्छा एनर्जी स्टोर क्यों होती है? अरे सर क्योंकि प्लस यहां पे है, माइनस यहां पे है, सारे चार्जेस एक दूसरे की फील्ड में हैं, तो इंटरैक्शन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो आती है वही तो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्टोर होती है। अच्छा अब सी को क्या लिख सकते हैं सर? सी को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और वी को क्या लिख सकते हैं? ई इंटू डी। तो जो एनर्जी आ गई वो कितनी आ गई? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डी। कैसे ए इंटू डी? एक डी से एक डी कैंसिल, और ये क्या बच गया? ए इंटू डी। अच्छा ए इंटू डी कुछ खास है क्या? बिल्कुल खास है। ए इंटू डी यानी एरिया इंटू डिस्टेंस, एल बी डी, यानी ये क्या हो गया बेसिकली? वॉल्यूम। क्या हो गया स्टूडेंट्स? वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू जो वॉल्यूम है दोनों प्लेट्स के बीच की, जो क्यूबॉइड बन रहा है। अगर सर्कुलर प्लेट है तो जो सिलेंडर बन रहा है उसकी वॉल्यूम, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है उस स्पेस की वॉल्यूम। तो एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो ये जो बन जाती है एक नई टर्म, जिसका नाम क्या है? एनर्जी डेंसिटी। क्या नाम है स्टूडेंट्स? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है? एनर्जी डेंसिटी। हाउ कॉम्पैक्टली द एनर्जी इज पैक्ड, एनर्जी कितना कंप्रेस्ड फॉर्म में पैक्ड है उसकी बात हो रही है। तो ये कितना आया स्टूडेंट्स? सर ये तो आया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अच्छा ये अगर एनर्जी डेंसिटी आ गई तो इसको आप एक और स्टाइल से लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं दैट इस रीजन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते थे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और अगर आप इसको सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं तो यही एनर्जी डेंसिटी क्या आ गई स्टूडेंट्स? हाफ एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, यानी कि क्या आ गई? अच्छा इसको हम लोअर केस यू से डिनोट कर रहे हैं। अगर एनर्जी को हमने अपर केस यू से डिनोट किया तो इसको हम लोअर केस से कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया? हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी एक तरीका है इस एनर्जी डेंसिटी को लिखने का। कई बार इससे रिलेटेड सीधे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। अच्छा इसका थोड़ा आप फील ले सकते हैं, अगर मैं इसकी यूनिट लिखूं, इसकी यूनिट होगी जूल पर मीटर क्यूब। क्या यूनिट होगी? जूल पर मीटर क्यूब इज बेसिकली एनर्जी डेंसिटी। बहुत काम की चीज है, आगे बहुत सारे चैप्टर्स में इसका जिक्र होगा, इसका यूज यूटिलिटी होगी, इसलिए यहां पे डिस्कस करना जरूरी है दैट इन जनरल द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसको लिखिए, फिर एक और लास्ट बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब जो मैं बात कर रहा था कि जब मैंने यार यहां पे प्लस बनाया और यहां पे माइनस बनाया, तो प्लस माइनस को क्या करने लगेगा? अट्रैक्ट, क्योंकि एक दूसरे की फील्ड में। तो ये जो फोर्स है इसकी हम बात कर रहे हैं, टू फाइंड द फोर्स बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इस पे सिग्मा है, इस पे माइनस सिग्मा है, तो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा वाली प्लेट को खींचेगा माइनस सिग्मा। और नॉर्मली तो ऐसे अगर प्लेट्स बहुत पास पास है तो हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट ही हो जाए, दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्ट ही हो जाए, इसीलिए बीच में नॉर्मली डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं। तो बीच में डाइलेक्ट्रिक भरेगा तो उसका डुअल पर्पस है, अगर हमने भर दिया, एक तो कैपेसिटेंस को इनहांस करेगा ही करेगा, प्लस वो दोनों प्लेट्स को आपस में स्टिक होने से भी रोक सकता है, उसमें भी हेल्प कर सकता है। तो मान लो मैं लिख रहा हूं कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये वाली प्लेट को मैंने 1 बोल दिया और ये वाली प्लेट को मैंने 2 बोल दिया, नेगेटिव वाली को, और मैं कह रहा हूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो आप बोलोगे वो होगा चार्ज ऑफ फर्स्ट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2। अच्छा अब चार्ज ऑफ फर्स्ट क्या है? तो वो तो होगा सिग्मा इंटू ए। कितना होगा स्टूडेंट? सिग्मा इंटू ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड कितनी है? तो आप बोलोगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या है स्टूडेंट्स? सिग्मा बाय 2
2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि एक की फील्ड लिख रहे हैं। माना इस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाय एप्सिलॉन है डाइलेक्ट्रिक की वजह से, मैं वो नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं एक की फील्ड जो दूसरे पे एक्ट कर रही है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। क्योंकि खुद की फील्ड, खुद पे थोड़ी फोर्स लगाने की बात हो रही है, खाली उस प्लेट की फील्ड, तो वो तो हाफ हो गई ना एक प्लेट की फील्ड। तो ये जो फोर्स है ये आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जब मैं कह रहा था कि यार दोनों प्लेट्स आपस में चिपक ना पाए पर एक दूसरे पे फोर्स लगाती है, तो बेचारा जो डाइलेक्ट्रिक है वो दोनों के बीच में स्क्वीज होता रहता है। तो वो जो स्क्वीज होता रहता है यानी वो हमेशा एक प्रेशर में रहता है, उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फोर्स अपॉन एरिया को मैं क्या कह सकता हूं? इलेक्ट्रिक प्रेशर या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो वो क्या आ जाएगा आपका सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कहीं देखा हुआ है क्या ये एक्सप्रेशन सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट? तो आप बोलोगे सर पिछले ही स्लाइड पे था सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो वही आ गया। यानी कहीं ना कहीं इस प्रेशर को आप लिख सकते हो हाफ सिग्मा स्क्वायर। अब देखो सिग्मा को आप एनी डे क्या लिख सकते हो? एप्सिलॉन नॉट ई। क्या लिख सकते हो? एप्सिलॉन नॉट ई। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को मैंने क्या लिख दिया स्टूडेंट्स? एप्सिलॉन नॉट ई का होल स्क्वायर। तो प्रेशर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि प्रेशर क्या आ जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो वो तो आना ही था, जब वो दोनों इंटरकन्वर्टेबल थे तो ये दोनों भी है। इनफैक्ट यानी न्यूमेरिकली तो दोनों सेम ही हो गए, और होने भी चाहिए, क्योंकि प्रेशर आपका क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एनर्जी डेंसिटी आपकी क्या थी? जूल पर मीटर क्यूब, और जूल को आप क्या लिख सकते हो? न्यूटन इनटू मीटर। तो ये अपने आप ही क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या हो गया स्टूडेंट्स? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखा जाए तो न्यूमेरिकली, मैं ये नहीं कह रहा हूं फिजिकली क्वालिटेटिवली, पर क्वांटिटेटिवली जो चीज एनर्जी डेंसिटी है वही चीज इलेक्ट्रिक प्रेशर भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉपी करिए इसको, ये सब आपकी फॉर्मूला लिस्ट में जगह इनको मिलती जानी चाहिए, फॉर्मूला लिस्ट आपकी बढ़ती जानी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर जो है काफी हद तक कह सकते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड भी है, और सीधे क्वेश्चंस फॉर्मूले में वैल्यू डाल के मिल जाएगी। तो ये फॉर्मूलाज ऑफ कोर्स आपके दिमाग में एकदम क्विक आ जाए वो रहने चाहिए, वो प्रैक्टिस से ही होगा। फॉर्मूले आप याद कितना भी कर लीजिए पर उनको आप रिटेन तभी कर पाएंगे अच्छे से जब आपने उसको कई बार यूज कर लिया होगा न्यूमेरिकल्स में। कॉपी करिए इसको फटाफट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आज की क्लास हम इतनी रखते हैं, क्योंकि अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी, ये मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट हाफ में शुरू होना चाहिए इसी के कैपेसिटर सीरीज के, और उसमें फिर हम फाइनली सर्किट्स की बात भी शुरू करेंगे। आपने बहुत सुना होगा क्लास 12 जो है वो सर्किट्स के बारे में है, तो जो सर्किट्स की शुरुआत होने जा रही है वो मान के चलिए अगली क्लास से, जब हम एक नया डिवाइस कैपेसिटर पढ़ेंगे। मैं तो बल्कि ये भी कहूंगा कि हो सके तो अपने 10th के इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट्स को पक्का कर लीजिए, फिर से उनको पन्ने पलट लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ, सीरीज, पैरेलल, ये सब बहुत, बैटरी कैसे काम करती है, वोल्टेज का क्या मतलब है, वोल्ट मीटर का क्या मतलब है, एमीटर का क्या मतलब है, ये सब आप अगर देख लोगे आज नेक्स्ट क्लास से पहले तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा स्टूडेंट्स। पर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आप सारी बातें समझ गए होंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो डेरिवेशन था कैपेसिटेंस का वो आप ध्यान में रखिएगा खासकर, बाकी आप फॉर्मूला से भी काम चला सकते हैं, बट फिर भी आना आपको सब कुछ चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, so I hope you are working really hard. Even after the classes you are doing 20-30 numericals per day. See, that is the bare minimum जो आपको करना ही है, चाहे कोई से भी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर क्यों ना कर रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलूंगा आप लोग से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। That's all for this one. Bye bye. If you enjoyed this video, please don't forget to like, share and subscribe to our channel.